आधारित है, जैव विकास पर आधारित है। तो जो जिस क्रम में आता है उसी क्रम में क्या होता है, उसके विकास को भी प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया? तो अब हो गया, क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। अब लास्ट है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। तो यही डालेंगे एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। 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 एंजियोस्पर्म, ठीक है। हिंदी होता है आवृत बीजी। कौन बीजी? आवृत बीजी। इसको पहले हम लोग पढ़े थे तो क्या था, अनावृत बीजी था, यानी कि उसका जो बीज तो बनता था लेकिन उसमें क्या था, कोई कवर नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आवृत बीजी, यानी कि इनमें जो बीज तो बनता है, बीज के चारों तरफ कवर यानी छिलका भी पाया जाता है। बात समझ में आया? तो जब छिलका पाया जाएगा और लिखा गया इसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि इन पौधों में पुष्प आते हैं। क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा गया तो ये सबसे ज्यादा विकसित है। अभी तक जितने भी पौधे पढ़े हम लोग, तो ये सबसे क्या है, विकसित पौधे हैं। तो इसमें क्या होता है, फूल पाया जाता है और साथ ही साथ बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। अगर इंटरनली बात करें, उसकी और बात करेंगे तो जितना भी होता है तो ये सबसे विकसित पौधे हैं, यानी इनकी सारी जो संरचना होगी बाकी सब जितने भी पौधे होंगे सबसे जटिल होगी। बाकी सबसे क्या होगी, सबसे जटिल होगी। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म, यानी क्या हो गया, फ्लावरिंग प्लांट। इसमें लिखेंगे पॉलन ग्रेन्स, pollen grains and ovules. Pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flower. Pollen grains and ovules develop specialized structure, विकसित होता है विशेष संरचना में, उसको क्या कहते हैं, फ्लावर यानी पुष्प कहते हैं। ठीक है, एक बात आई पॉलन ग्रैंड की, चर्चा हुई थी परागकण। पॉलन ग्रैंड यानी कि परागकण, और ये पॉलन ग्रैंड जो परागकण है उसको हमने बताया थे मेल गैमेट। क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, आवृत होता है। ठीक है, ओव्यूल, ओवरी भी समझ में आया, कल चर्चा हुई थी। क्या होता है, ओवरी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट पाया जाता है। फीमेल गैमेट पाया जाता है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, इस जो विशेष प्रकार की संरचना होती है उसी में पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फूल यानी फ्लावर कहते हैं। अगर ऐसे देख सकते हैं, इन एंजियोस्पर्म in angiosperm the seed, यानी कि जो बीज होते हैं, the seeds are enclosed by fruit. आओ, एंजियोस्पर्म the seeds are enclosed, enclosed में घिरा होना या पाया जा रहा है। enclosed में घिरा हुआ मतलब है। तो किसमें पाया जाता है, फल में पाया जाता है। जितने भी फल देखते होंगे तो सब में क्या होता है, बीज पाया जाता है। और ऐसे देख सकते हैं वाइड रेंज इन हैबिटाट्स, वाइड रेंज in
हैबिटाट्स। वाइड रेंज इन हैबिटाट, यानी क्या हो गया, हैबिटाट में वासस्थान, हैबिटाट में वासस्थान, तो जहां पे पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हैबिटाट कहते हैं, वासस्थान कहते हैं। तो वाइड रेंज यानी क्या हो गया, भिन्न भिन्न स्थानों में सब जगह ये पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि मरुस्थलीय भूमि में पाए जाएंगे, जलीय वाले भी हो सकते हैं, ऐसे करके सब ढेर सारे स्थानों में, पहाड़ पे, पर्वत पे, सब जगह पाए जाते हैं। इसलिए लिखा गया वाइड रेंज, बहुत इनका क्या व्यापक है, इनके वासस्थान का, इनके वासस्थान क्या बहुत व्यापक है, तो यानी कि अधिकांश जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे ऐसे देख सकते हैं, दे range in size from tiny, almost microscopic, वुल्फिया दे रेंज इन साइज, उनके क्या हो गया, साइज में आकार, इनके आकार में भी बहुत भिन्नता होती है। हैबिटाट्स में तो हम लोग पढ़े ही, इनके आकार में भी बहुत भिन्नता होती है। टाइनी में सूक्ष्म, टाइनी में सूक्ष्म, फ्रॉम टाइनी सूक्ष्म से लिखा गया, टाइनी में लिखा गया ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, इतना छोटा होता है कि लगभग माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई देता है। बात समझ आया, तो उसका नाम लिखा गया वुल्फिया। क्या है, वुल्फिया। अब आपको ये याद करना है, वुल्फिया, वुल्फिया क्या है, अब माइक्रोस्कोपिक है यानी अत्यंत सूक्ष्म, क्या है, पादप है, लेकिन क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्या है, एंजियोस्पर्म है, पूछे कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म तो हो जाएगा वुल्फिया। बात समझ में आया, माइक्रोस्कोपिक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या, एंजियोस्पर्म। क्या नाम बताया था आपने, वुल्फिया। क्या है यह, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और लिख सकते हैं टॉल ट्री, कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत ऊंचे पेड़ के रूप में होते हैं, टॉल ट्रीज आर। आप देखेंगे यह है यूके लिप्टस, यूके लिप्टस, यह है ओवर देन 100 मीटर, ओवर देन 100 मीटर। सोचो माइक्रोस्कोप, इसमें कुछ सूक्ष्मदर्शी वाले भी इतने छोटे होते हैं, आप कुछ इतने बड़े, 100 मीटर, समझ जाओ 100 मीटर का मतलब 1 मीटर में कितने फीट, अरे 1 मीटर में कितने फीट, मैं 3 से कम ही होता है। तो सोचो अगर हम 3 में मान लिया जाए, 3 से कम ही होता है, तो उसमें क्या हो गया, तो सोचो 100 मीटर है, यानी कि अगर क्या करते हो 300 फीट के आसपास होगा, राउंड फिगर कर सकते हो। अब 300 फीट का मतलब 30 मंजिली बिल्डिंग, कौन मंजिली, 30 मंजिली बिल्डिंग। सोचो 30 मंजिली बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, तो उतने ऊंचे ऊंचे तक होते हैं। और ये कौन है, यूके लिप्टस, यूके लिप्टस देखते हो, अरे लिपस्टिक जो कहते हैं उसे यूके लिप्टस कहते हैं। तो क्या हो गया, ये एंजियोस्पर्म है। कल हम लोग पढ़े थे रेडवुड सिकोया, लंबा था वो भी, 40 में लिखा गया था, तो रेडवुड सिकोया वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, अगर कोई प्रश्न मान दिया है कि टॉलेस्ट
खाली टालेज ट्री दिया है तो आपको कोई दे देगा तो सही है मान लो, ठीक है। इसमें यूकेलिप्टस और उसमें रहता है, कभी ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन वही टालेस एंजियोस्पर्म देगा तो दूसरा हो जाएगा, और टालेस जिम्नोस्पर्म दे देगा तो दूसरा हो जाएगा, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना है, लिखना है, करना है। आगे लिख सकते हैं दे प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड उपलब्ध कराते हैं फूड, भोजन, फोडर, चारा, फ्यूल, ईंधन, मेडिसिन, औषधि, मेडिसिन एंड आल्सो सेवरल अदर commercially important product, ठीक है। लिखा गया दे प्रोवाइड्स, उपलब्ध कराते हैं फूड यानी भोजन, फूड यानी कि भोजन, जितना ही दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं सब के सब क्या होता है एंजियोस्पर्म है, यानी कि जिन्हें इनके ऊपर छिलका पाया जाता है तो सब क्या हो गया एंजियोस्पर्म है। धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों सब हो गया। फोडर चारा का रूप में, फोडर मतलब चारा का रूप में, ईंधन के रूप में, भाई लकड़ी को जलाते हैं ईंधन हो गया। मेडिसिन दवा पर आ गया, औषधियां निकाली जाती है। साथ में लिखा गया और भी, जैसे मान लो और भी है, अगर बात किया जैसे कपड़ा, कपड़ा कमर्शियल है, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, जो भी चीजें हैं, डाई रंग बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ब्रेड बिस्कुट जो भी बनाते हैं, तो सब क्या है कमर्शियल प्रोडक्ट है, यानी बड़े औद्योगिक स्तर पे इनका उपयोग होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं, किनसे प्राप्त करते हैं एंजियोस्पर्म से। तो ये क्या करते हैं, ये सब कमर्शियल प्रोडक्ट का भी उत्पन्न देते हैं जिनसे हम लोग प्राप्त करते हैं। और ये मानव के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो एंजियोस्पर्म है इनको क्या कर दिया गया है, 2 क्लास में बांट दिया गया है, 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडेंस, और ये हो जाएगा मोनोकोटिलिडेंस, डाइकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस। क्या है ये क्लास है, क्या है ये क्लास है। किसको बांटा गया, एंजियोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को बांटा गया है। ठीक है, लिख लिए। अब ध्यान से देखना किसके आधार पे है, ये कार्टिलिडन के आधार पे, कार्टिलिडन, कार्टिलिडन ब्रूडपोज, कार्टिलिडन में ब्रूडपोज होता है तो उसी के आधार पे। तो डाई माने 2, डाई माने 2, तो ऐसे पौधे जिनके बीच में 2 ब्रूडपोज पाए जाते हैं, 2 कार्टिलिडन्स पाए जाते हैं, उनको डाइकोटिलिडन्स कहते हैं, और जिनमें एक पाया जाता है उसको मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। अब कार्टिलिडन्स का मतलब जैसे क्या करते हैं, जो बीज होते हैं, जब बीज का छिलका उतारते हो, बीज का छिलका उतारते हो तो जिसमें 2 दाल के जैसी संरचना दिखाई देती है उसको डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। जैसे मान लो चना हो गया, चना खाए हो, मटर, मटर देखे हो, मटर का छिलका उतारते हो तो अंदर 2 दाल दिखाई देता है। सरसों, सरसों देखे हो, अब क्या अमेरिका से आ गया सब कुछ इसमें। सरसों देखते हो क्या होता है, मसाला पिसाता होगा या होटल के लिए बनाते हैं लोग, तो उसका देखो 2 हिस्से में टूट जाता है, जब छिलका आता है तो 2 दाल नहीं दिखाई देते छोटे छोटे, तो भी क्या होता है डाइकोटिलिडन्स है। बात समझ में आ गया, तो क्या होगा डाइकोटिलिडन्स। तो इनको जो बांटा गया है, जो एंजियोस्पर्म को बांटा गया है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलिडन्स, कार्टिलिडन्स के आधार पर। अब कार्टिलिडन्स बताया गया कि जब छिलका उतारते हैं
तो उसमें संरचना दिखाई देती है, तो उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिन कहते हैं। जिनमें 2 रहेगा उसको डाई कार्टिलेजिन कहते हैं, और जिनमें 1 रहेगा उसको मोनो कार्टिलेजिन कहते हैं। बात समझ में आया? अब आता है देखो डाई वाला समझ में आ गया, ठीक है। मोनो माने 1, मोनो माने 1, तो जिनमें क्या हो, केवल एक ही हो कार्टिलेजिन हो, तो उसको क्या कहेंगे, मोनो कार्टिलेजिन कहते हैं। अब जैसे का देखो चावल देखियो, गेहूं देखियो, तो ये सब क्या है, मोनो का। मक्का देखो, मक्का का छिलका होता है कि कोई तो देखिए जैसे दिखाई देगा। लीची आज बड़ा मिल रहा होगा, लीची खाएगा नहीं तू? लीची नहीं खाएगा आजकल, ठीक है। तो लीची का भी कभी बीज को ध्यान दो, जो बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम विज्ञान के छात्र हैं, तो हमको हमारे सामने जो भी चीजें आए उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना है। बात समझ में आया? तो वो क्या है, मोनोकार्टिलेजिन है। तो डाइकार्टिलेजिन हो गया और मोनोकार्टिलेजिन है। अब एक चीज देखो, हम ये जो डाइकार्टिलेजिन थोड़ा सा और अगर देखोगे तो जितने भी डाइकार्टिलेजिन होते हैं उसमें टैप रूट पाया जाता है। कौन रूट पाया जाता है? टैप रूट, मूसला जड़। बात समझ आया? तो उस हिसाब से तुम देख के पहचान सकते हो कि डाइकार्टिलेजिन है कि मोनोकार्टिलेजिन है। तो जिससे मूसला जड़ जिसमें चर्चा हुई थी कल, ऐसे निकाल के उसको देख लेंगे तो पता चलेगा। मोनो जैसे चना देख लो, सरसों देख लो, तोरी देखो, ये जब जड़ उखाया था उसमें सब में क्या होता है, टैप रूट पाया जाता है। आज जितने क्या होते हैं मोनोकार्टिलेजिन होते हैं, सब में क्या होता है, अपस्थानिक एडवेंटिटियस या उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। बात समझ में आया? तो आप देखिए कि धान गेहूं का पौधा खा रहे हो तो कभी देखे होंगे तो ढेर सारे ऐसे जड़ जैसे दिखाई देते, तो उसको कहते हैं क्या हो गया, मोनोकार्टिलेजिन। तो ये रूट के हिसाब से भी पहचान सकते हो। एक बात आती है, जैसे पत्तियों में अगर देखोगे तो पत्तियों में होता है वेनेशन। पत्तियों में जो कोई पत्ती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ढेर सारी मोटी पतली वाहिनियों का ऐसे जाल जैसे लगा रहता है। बात समझ में आया? तो अब इसमें क्या होता है, वेनेशन 2 प्रकार का होता है। वेनेशन 2 प्रकार का होता है, एक पैरेलल वेनेशन और दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन। जालिकावत विन्यास, समांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। तो जितने भी क्या होते हैं डाइकार्टिलेजिन होते हैं, डाइकार्टिलेजिन सब में रेटिकुलेट होता है। सब में रेटिकुलेट यानी कि जाल जैसे इसमें संरचना दिखाई देती है। आपको जब ध्यान से करके देखेंगे तो क्या होगा, जाल जैसी संरचना दिखाई देती है, विन्यास, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो जितने भी डाइकार्ट होते हैं उसमें सब में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बात समझ में आया? लेकिन वही जो मोनोकार्टिलेजिन होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास। अब इसका क्या मतलब, जब पत्ती को किसी एक सिरे से जब फाड़ते हो एकदम बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा सीधा सीधा ऐसे फट जाता है। जैसे मान लो गेहूं का देख लो, मक्का का देख लो, मक्का को पत्ते से फाड़ोगे एकदम से सीधे सीधे फटेगा। लेकिन वही अगर ये क्या करते हैं, जो चना मटर सरसों का फाड़ो तो वो ऐसे ऊपर थोड़ा ऐसे करके फटता है। कभी सरसों का देखो ऐसे फाड़ो तो ऐसे ऐसे फटेगा, एकदम सीधा नहीं फटेगा। बात समझ में आया? तो क्या करना है, जितना भी क्या डाइकार्टिलेजिन होते हैं सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जितने भी मोनोकार्ट होते हैं उनको पैरेलल वेनेशन होता है। तो पत्ती और जड़ को देख करके आप क्या कर सकते हैं, वो आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो गया, कि वो कौन सा डाइकार्टिलेजिन है कि मोनोकार्टिलेजिन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें कार्टिलेजिन के आधार पर उनको क्या किया, दो क्लास में याद करना, 2 क्लास में बांटा गया है। उनको भुलियाने के लिए यहाँ तक पीसीएस में ऐसा सवाल पूछा, पीसीएस आईएएस पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें दे देगा कि डाई मोनोकार्टिलेजिन है। अब नाम एक दे देगा, क्लास दे देगा, फैमिली दे देगा, एक विकल्प वाला क्लास रहेगा, दे देगा फैमिली है, फाइलम है, जीनस है, स्पीसीज है। अब देखो भैया, बात समझ में आया? तो जितनी ये हल्की चीजें है उतनी हल्की होती नहीं है। अब मोनोकार्टिलेजिन है, डाइकार्टिलेजिन है, तो अगर तुमको पता है क्लास है तो ठीक है, 3 नंबर भाग है, और नहीं पता तो -1 नंबर। बात समझ में आया? तो ये जो भी चीजें तुम्हारे सामने किताब कॉपी पे है उसको क्या करना, याद करना। क्लास है, फाइलम है, जो भी चीज है उसको याद करते रहना है, ठीक है। यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिशन है उसमें जो एनसीईआरटी वाली जो बुक है, एनसीईआरटी वाली बुक है, तो जो भी चैप्टर शुरू होता है तो उसके सामने कुछ साइंटिस्ट वगैरह के विषय में दिया है
साइंटिस्ट के विषय में दिया कि साहब थे, कब कहाँ पढ़े थे, क्या किए थे, क्या क्या सारी चीजें हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन इन द साइंस दिया जाता है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आपके बुक में सामने जिनका भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसको भी याद करने की कोशिश करेगा। ये कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, किसके क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। यदि कोई किताब लिखे तो भी उसमें दिया हुआ है, इन्होंने क्या किताब लिखा, चाहे कोई खोज किया, तो उन सब चीजों को भी याद करते रहना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे याद करोगे तो तुमको कुछ पता भी नहीं चलेगा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपने क्या लिखा था कि इनको बांटा गया किसमें, क्लास में, इसको एंजियोस्पर्म को। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर stamens पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेंस यानी पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अब पुंकेसर की बात करते हैं। तो अगर जो स्टेमेंस है उसमें क्या होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की ऐसी संरचना आती है। स्टेमेंस देखोगे तो ऐसे है, ऐसे। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, ऐसे संरचना पाई जाती है तो उसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई भी जो स्टेमेंस है यानी पुंकेसर है, जिसको क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। जो ऊपर थैली की जैसी संरचना आती है उसको एंथर कहते हैं यानी परागकोश, एंथर कहते हैं यानी परागकोश कहते हैं। और नीचे ऐसे धागे की जैसी संरचना आती है जिसपे क्या होता है, वो जुड़ा रहता है, उसको फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। बात समझ में आया। अब ये अलग अलग पौधों में, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, किसी में ये दो होता है, किसी में एक होता है, किसी में गोल होता है, किसी में लंबा होता है। जैसे गुलाब का फूल सूंघे में नहीं, देखो ध्यान से, कैसा दिखाई देता है, गोल। कैसा दिखाई देता है, गोल। ऐसे जो होगा वैसे देना, ऐसे गोल गोल बना रहता है ऐसे। बात समझ में आया। अब ये अगर आज जाना तो तुम्हारे अगल बगल जितने प्रकार के फूल होंगे तो उसमें देख के बताना, देखना, और फिर अगली बार जब हम लोग मुलाकात होगी तो बताना कि उसमें जो एंथर दिखाई दिया वो कैसा दिखाई दिया। जैसे एंथर दिखाई दिया वो कैसे दिखाई दिया, इसमें कद्दू है, कोहड़ा है, लौकी है, तमाम प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। बात समझ में। तो उन फूलों को लेकर उसको देखना कि उसका जो एंथर है यानी परागकोश है वो किस प्रकार का है, गोल है कि लंबा है, एक है कि दो है, आपस में जुड़ा हुआ है, उसमें तंतु कितने हैं, इसी तरह से आप सारी से देख करके और उसको समझ सकते हो। तो क्या हो गया, एंथर हो गया, परागकोश, और फिलामेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब अगर देखोगे कि एंथर में क्या होता है, मियासिस होता है। क्या होता है, हम लोग चर्चा किए थे कि इसमें क्या होता है, मियासिस होता है, और मियासिस के फलस्वरूप पॉलन ग्रैंड का निर्माण होता है। किसका, पॉलन ग्रैंड्स, पॉलन ग्रैंड्स का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। किसमें होता है, एंथर में। एंथर किसमें पाया गया, स्टेमेन में। एंथर क्या है, परागकोश क्या है, पुंकेसर का भाग है, पुंकेसर का एक भाग है। उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के फलस्वरूप पॉलन ग्रैंड का निर्माण होता है। और जो पॉलन ग्रैंड है यानी कि पराग कण है वो क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। क्या होते हैं मेल गैमीट, पॉलन ग्रैंड्स किसमें पाए जाते हैं, एंथर में। एंथर कहाँ होता है, स्टेमेन में। स्टेमेन कहाँ पाया गया, फूल में। स्टेमेन क्या हो गया, कहाँ पाएगा, फूल में। फूल, ये बात समझ में आ गया। और ये स्टेमेन हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। लिखो अगर ऐसे, द
फीमेल, द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन इसको पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल, इसी को कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल यानी कार्पेल। ठीक है, क्या हो गया? पेस्टिल, पेस्टिल यानी कि कार्पेल, कार्पेल यानी कि स्त्री केसर, हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। तो ये पुष्प का क्या है? मादा जनन है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। बात समझ गया? अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, कोई जो पेस्टिल है या कार्पेल है तो उसके तीन मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? तीन मुख्य भाग होते हैं। एक तरह का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन मुख्य भाग हो गए। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। अब जो स्टिग्मा होता है, क्या होता है? स्टिग्मा वह ऐसे कीप के समान का ऐसे संरचना बना होता है, कीप के आकार का ऐसे संरचना बना होता है पुष्प पे। अगर गुलाब के फूल की बात हो तो जब सब चीज निकल जाए तो बीच में देखो लाल लाल आता है, रेड रेड। गुलाब का फूल कभी जाने हो, ठीक है, तो सब जब निकल जाएगा केसर का आकार तो बीच में से रेड रेड रहता है, तो ऐसे समूह रहता है। बात समझ में आया? मक्का देख रही हो, मक्का ढेर सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो वास्तव में जो स्टाइल होता है यही लंबा हो जाता है, तो इसलिए वो बाहर आ गया रहता है। तो मक्का का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वह क्या है? इसी का भाग है। ये स्टाइल और स्टिग्मा होता है, यही लंबा हो गया तो बाल के जैसे दिखाई देता है। बात समझ में आ गया? तो इसका सबसे आगे वाला भाग होता है वह कीप के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। और कीप के आकार होने के साथ साथ ये कुछ चिपचिपा भी रहता है। बात समझ में आया? अब क्या होता है? पराग के कण, जिसको हम लोग मेल गैमेट कहे थे, वह क्या होते हैं? हवा से, पानी से या अन्य जीवों की सहायता से वह क्या होते हैं? यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ गए, इस जीवा पर आ जाते हैं और वहीं पे चिपक जाते हैं। बात समझ में आया? इसी क्रिया को पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। यानी कि कहा जाए पराग कोश से, किससे? पराग कोश से पराग के कण निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ में आया? कहां से क्या पहुंचा? परागकण पहुंचा। कहां पहुंचा? स्त्री केसर के कहा? स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचा। इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ में आया? तो और मान लो इसी को कहा जाए, इसी को समझाना है आपको, तो क्या कर सकते हैं? समझाना है आपको तो आसानी से कह सकते हैं कि क्या निकला? परागनिकरण। कहां से निकला? एंथर से। कहां निकला? एंथर से स्टेबल्स भी ठीक है, लेकिन एंथर कहेंगे तो और स्पेशलाइज जाएगा। तो एंथर से निकला और निकलने के बाद कहां पहुंचा? स्टिग्मा पर। कहां पहुंचा? स्टिग्मा पर पहुंचा। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? कोई परिभाषा करना हो तो कह सकते हैं आसानी से। अगर उस तरह से कहें तो पराग कणों का, किसका? पराग कणों का पराग कोश से, किसे? पराग कोश से निकलकर कहा पहुंचे? पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? फिर एक बात कहा जाए कि पराग कणों का, किसका? पराग कणों का पराग कोश से, किससे? पराग कोश से निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ में आ गया?
ठीक है। अब जो पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो ये क्या होता है, किसी के माध्यम से हो सकता है, यानी हवा के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, पानी के माध्यम से। मान लो पानी ऐसे बरसा तो पानी की बूंदें पड़े रहते हैं, स्प्लैश आउट छिटकती है, ठीक है। तो पानी ऐसे पड़ा छिटका तो उसके साथ पराग के कण उड़ के इधर उधर चले गए, तो पानी के माध्यम से भी हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है, जो मनुष्य मान लो खेती बाड़ी का काम कर रहा है तो उनके कपड़ों से लग के भी हो सकता है, तो तमाम प्रकार के माध्यम से हो सकता है। यानी पॉलिनेशन की जो क्रिया है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, अन्य विधियों के माध्यम से हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। बात समझ आया। तो हम लोग पढ़े क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। अब ओवरी की अगर बात करें, क्या करें, किसकी बात करें, ओवरी की बात करें, तो क्या हो गया, कार्पेट यानी पिस्टिल की नीचे वाला कुछ फूला हुआ भाग होता है, स्वालिड पार्ट ऑफ कार्पेट या पिस्टिल इज नोन एज ओवरी। यानी कि कार्पेट का जो नीचे वाला भाग कुछ फूला हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल में, किसमें, ओव्यूल में एक सेल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, एक सेल होता है जो फीमेल गैमिट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है। अब पहले से सवाल आते, बहुत ही प्रश्न आते थे, क्या होगा यदि, क्या होगा यदि ये जो है स्टाइल काट दिया जाए, स्टाइल काट दिया जाए, या मक्के में से जो बाल की जैसे समस्या है उसको सब कैंची से काट दिया जाए, तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी तो उसमें बीज नहीं बनेंगे, यानी कि कोई दाने होने नहीं बनेंगे। सब मक्का का हेयर लाइन से काट दो तो मक्का में कोई दाना होना नहीं पकड़ेगा। इसमें अगर हम तेल जैसे पदार्थ में लगा दें तब भी उसका अंकुरण नहीं होगा। बात समझा। एक और विशेष बात, एक होता है यहाँ पे से मान लो पुष्प का वर्तिकाल है, बाहर है, तो हवा के माध्यम से किसी भी पुष्प का परागण आएगा, हवा से उड़ रहा है तो वो कैसे जान रहा है कि ये गुलाब का फूल है, चाहे चमेली का फूल है, ऐसा नहीं पता है, हवा के माध्यम से पराग करने के लिए पहुंचे। यानी कि इस स्टिग्मा पे सभी प्रकार के पुष्पों का परागण आते हैं, आ सकते हैं। बात समझ में। लेकिन सब तो आते हैं लेकिन अंकुरण सबका नहीं होता, केवल यदि उसी जाति के पुष्प का है परागण तो उसका अंकुरण होगा, अन्यथा अंकुरण नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये कीबोर्ड टेक्निक बोलते हैं, रसायन अनुवर्तन कर सकते हैं, यानी जब उस पुष्प की विशेष जाति का उसमें अगर रासायनिक पदार्थ है, केमिकल नेचर है, तो उसका अंकुरण होगा, नहीं तो अंकुरण नहीं होगा। जैसे तुम लोग अगर खरपतवार नाशक की बात करो, खेत में अगर थोड़ा सा पिलान करते हो तो खेतों में जब घास जम जाता है तो उसके लिए खरपतवार नाशक छीटा जाता है, रासायनिक पदार्थ छीटा जाता है, 2,4-D वगैरह छीटा जाता है। अगर तुमको कह दिया जाए कि किसमें गेहूं के खेत में से जो गेहूं अभी हरी हरी है तो उसमें जो घास उसको निकाल दो, तो नहीं आइडेंटिफाई करो, नहीं पहचान पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे गेहूं के जैसे वो भी दिखाई देते हैं। जो बहुत जो खेती में काम करते हैं वो निकाल पाते हैं, धान में धान के जैसे खरपतवार होते हैं, तो अगर हम लोग आया तो हम लोग सही से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम क्या करते हैं 2,4-D या खरपतवार नाशक छींटते हैं तो केवल वो खरपतवार ही सूखता है, गेहूं सूखता नहीं है। तो यानी क्या हो गया, उसमें ये साइंटिस्टों ने ऐसा इन्वेंशन किया है कि जो विशेष प्रकार के केमिकल्स अलग अलग होते हैं, तो जिसमें वो रहेगा वो काम करेगा, नहीं तो बाकी नहीं काम करेगा। जैसे मान हम लोग कहते हैं कि श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो क्या हमारे नाक में कोई फिल्टर है कि खाली ऑक्सीजन अंदर जाने दे रहा है क्या, कोई है नहीं। तो क्या होता है, जाते तो सब गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी जो गैसीय मिश्रण है जो जिस में है, जाता तो सब है, फेफड़े तक सब पहुंचता है। लेकिन फेफड़े में जैसे ब्लड के संपर्क में आता है तो केवल हीमोग्लोबिन पाया जाता है खून में, हीमोग्लोबिन से केवल और केवल ऑक्सीजन जुटता है, बाकी सब गए जिस रूप में गए इस रूप में वापस आ गए। बात समझ में आया। तो बात समझ में आ गया कि हम साथ में सभी गैसें लेते हैं लेकिन कहते हैं केवल ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, केवल हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, बाकी शेष गैसें वापस हो जाती है। तो ठीक दशा यहाँ पे भी है, स्टिग्मा पर जब उसी जाति के पुष्प का परागण आएगा तो उसका जर्मिनेशन होगा, अन्यथा जर्मिनेशन नहीं होगा। बात समझ में है। उसको काट दिया जाए, तेल लगा दिया, कुछ ऐसे भी चीज लगा देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। इसीलिए स्टिग्मा को प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रैंड कहते हैं। जो स्टिग्मा है उसको प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रैंड, प्लेटफॉर्म का नाम सुने हो, क्या होता है,
ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकती है तो लोग आते जाते हैं, उस पर ट्रेन में चढ़ते हुए उतरते हैं। तो वही दशा हो गया। स्टीमर को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन ग्रेन कहते हैं। तो उस पर चिपकता है और फिर अंकुरण की क्रिया होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्टील, पिस्टिल या कार्पेट, पिस्टिल या कार्पेट, या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एक और भी चीज था, ओवरी हम लोग से रखा होता, ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। अब ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। अब ये है, उसमें जैसे उसका नेचर होगा उसी हिसाब से होगा। फल का काटोगे तो उसमें जो बीज वाला होता है उसको देखोगे तो पता चलेगा। जैसे सेब को कभी काटे हो, खाया ना सेब? चलो हाँ भी खाया। तो क्या होता है उसमें देखोगे, जैसे सेब को ऐसे काट देते हो, ऐसे ऐसे उसमें दिखाई देता है, ऐसे 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 उसमें ऐसे रहेंगे, जिसमें जो ओव्यूल रहेगा उसी से बीज का निर्माण होता है। यदि हम इसको ऐसे काटे, सेब को ऐसे काटो, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे 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 ऐसे, इसमें एक दाना ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बात समझ में आएगा? तो जितने ओव्यूल रहेंगे उतना क्या होगा, आगे चलकर बीज का निर्माण करते हैं। तो ये बात हो गया कि जो ओवरी होता है उसमें ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, वह उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। और लिख लो, विथ इन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में are present highly reduced female gametophyte termed as embryo sac। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक किसमें पाया गया? ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर क्या पाया था? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। आगे और पढ़ोगे तो पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, तो समझ में आ जाएगा। और सीधे सीधे जान जाओ कि ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ठीक है। जो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। जो क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आगे देखो, एम्ब्रियो सैक, embryo sac is haploid, each embryo sac has a 3 cell egg apparatus, one egg cell, and two synergize, comma 3 antipodal cell and 2 polar nuclei, form याद करने वाली बात है, खूब याद करना है। लिखा गया है ईच एम्ब्रियो सैक, प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में क्या लिखा गया है? 3 सेल एग ऑपरेटस। क्या लिखा गया है?
एग ऑपरेटस, यानी एग ऑपरेटस होता है, उसकी 3 कोशिकाएं पाई जाती है। हाउ मेनी? 3। व्हाट? एग ऑपरेटस इन विच एम्ब्रियो सैक, किसमें? एम्ब्रियो सैक में 3 तो एग ऑपरेटस और 3 कोश की संरचना हो गया। 1 क्या हो गया? एग सेल। एक क्या हो गया? एग सेल हो गया। 2 सिनर्जाइड्स, यानी कि 2 सिनर्जाइड की कोशिका पाई जाती हैं, ठीक है। 3 जो क्या हो गया? एंटीपोडल सेल पाई गई, क्या होगा? एंटीपोडल सेल हो गया। और 2 ठो पोलर न्यूक्लियाई पाए गए। 2 क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई पाया गया। तो टोटल अगर काउंट करोगे 3, 1 4, 4 2 6 और 3 9 और 2 ये हो गया। बस हो गया। इवनिंग कोशिका पाई जाती है किसमें? एम्ब्रियो सैक में। किसमें? एम्ब्रियो सैक में। याद करते रहना, पूछता है नंबर कौन कितना पाया गया, ठीक है। इसकी भी आगे जरूरत आएगी। ठीक हो गया। और लिख दो ऐसे, द पोलर न्यूक्लियाई eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Secondary nucleus. लिखा गया the polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Diploid secondary nucleus. अब बात आ गई, डिप्लॉयड जान ही रहे हो, डिप्लॉयड माने द्विगुणित, 2n कह सकते हैं, मतलब जोड़े में ऐसी कोशिका जिसमें कुछ सूत्रों की संख्या क्या होती है? पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में पाई जाती है, उसको डिप्लॉयड कहते हैं। और जिसमें क्या होता है? एकल अवसाद पाया जाता है, अनपेयर्ड होता है, उसको हैप्लॉयड कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि सब आपस में 2 मिल करके कौन मिला है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। बात समझ में आया? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कौन है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित स्ट्रक्चर यानी संरचना है, ठीक है। इसके बाद आया था, एक बात आई थी पॉलिनेशन, तो हम लोग लिखे हैं, एक बार ऐसे बस लिख लो ऐसे, पॉलिनेशन बस नाम लिखे आगे बढ़ना। पॉलिनेशन, परागण हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पराग कणों का यानी पॉलिन ग्रेन्स का, कहां से? पराग कोश से यानी एंथर से निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ये जल, हवा, पानी, कीट, मनुष्य, अन्य जंतुओं के माध्यम से हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागण की क्रिया होती है। अब थोड़ा सा और लिखेंगे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन जो ग्रेन्स है जर्मिनेट अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। जर्मिनेट होने अंकुरित, क्या? पॉलन ग्रेन। बताया गया क्या होता है? परागकण होता है, जिसको हम मेल गैमीट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है? अंकुरित होता है। कहाँ अंकुरित हुआ? स्टिग्मा पर। वो क्या कहता है? अंकुरित होने से पहले उसे कुछ नमी पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के साथ उसमें क्या होता है? परागकण देखोगे ऐसे, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका ऐसे गोल गोल होता है, कुछ पे ऐसे ऐसे ऊपर खावड़ ऐसे संरचना, रफ संरचना होती है,
बात समझ गया। अब कुछ पराग ऐसे होते हैं जिसमें एक ठो, किसमें एक से अधिक, ठीक है, पत्ते ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, जिसको जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। अब क्या होता है, जब नमी वगैरह इसको मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे पतली इसमें ऐसे एक नलिका बनती है, ऐसे अंकुरित होता है, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। कब बना? जर्मिनेशन के बाद। किसके जर्मिनेशन के बाद? पॉलन ग्रैंस के। कहा बना? स्टिग्मा पर। कहा बना? स्टिग्मा पर, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब का निर्माण। अब इसके अंदर जो गैमेट होता है, क्या होता है? गैमेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट होता है। तो ये जैसे इसमें पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, ये बढ़ता चला जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। जैसे हम लोग बनाए थे, चित्र बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पॉलन ग्रैंड है, तो ये जो पराग नलिका वैसे बढ़ती चली जाती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल है, इसके अंदर क्या था? फीमेल गैमेट है, तो ये ऐसे आता है और इधर से ऐसे इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। बात समझ में? ये भी रासायनिक अनुवर्तन है, विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ आता है तभी वो उधर जाएगा, किधर जाएगा, तो नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो गया कि पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ, आगे से चलता रहा, और इसमें जो गैमेट था, न्यूक्लियस है, जिसको हम मेल गैमेट कहेंगे, वो अभी क्या होता है, इसके अंदर से इसी के रास्ते जो पॉलन ट्यूब है एक मार्ग बनाता है, रास्ता बनाता है, किसके लिए? मेल गैमेट के लिए। और मेल गैमेट पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। बात समझ में? अब इसमें चलते चलते जो मेल गैमेट है वह दो गैमेटों में बढ़ जाता है। इसमें एक ही रहता है, लेकिन जब पराग नलिका पहुंचता है और यहाँ तक पहुंचने से पहले वह एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मेल गैमेट कौन हो गए? दो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो में हो जाते हैं। तो आगे आता था, लिख दिया जाए, ऐसे लिख दो, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या हो जाता है? इंटर इन द embryo sac, where two male gamete discharge. ठीक है, यहां पहुंचा, कहां पहुंचा? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर अब यहाँ जो होता है, यहाँ से गल जाता है, रेडिकल पोर्शन वो गल जाता है, और फिर आपने लिखा था कि यदि यहाँ दो हो जाते हैं तो दोनों के दोनों इसी में क्या होता है? गिर जाते हैं, मिल जाते हैं। बात समझ में? तो मिल जाएंगे तो क्या होगा? आगे लिख लीजिए, इसमें से वन मेल gamete fuse with the egg cell to form zygote। इसी को सिंगैमी कहते हैं। ठीक हो गया? वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, ये याद करना। वो पहला जो मेल गैमेट था किससे मिला? एग सेल से। तो उसके बाद से क्या बना? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और दोनों को जो मिलने की जो क्रिया होती है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो इसकी हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी को सिंगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। यहाँ देखो, सिंग का मतलब होता है फ्यूजन। सिंग का मतलब फ्यूजन। इसका फ्यूजन गैमेट से बना है। गैमी किसे बना है? गैमेट से। गैमेट मतलब युग्मक। तो सिंग
गैमीन। किसका मिलन हुआ? गैमीट्स का। तो इसी क्रिया को सिंगैमी कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। पहला किसे हुआ? मेल गैमीट किसे? एग सेल से। किसमें हुआ? ओव्यूल के अंदर। बात समझ में आया? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद इन द ओव्यूल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गया? जब भी फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो हम सीधे कह सकते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला वाला एक सेल से मिला, ऐसे कर लो आदर, OTHER आदर मेल गैमीट, आदर मेल गैमीट फ्यूज विद द डिप्लॉयड secondary nucleus, secondary nucleus to produce the triploid triploid endosperm nucleus. Triploid primary, देखना प्राइमरी छूटा गया। लिखा सेकेंडरी वाला, यानी हम लोग पढ़े थे क्या हो गया कि दूसरा का वाला क्या था? दूसरा जो मेल गैमीट होगा फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। याद होगा हम लोग पोलर न्यूक्लियाई था, याद होगा इसके पहले लिखे थे। तो क्या होगा? फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना देता है। बात समझ में आया? तो सेकेंडरी वाला क्या होगा? ट्यूजन हो गया था। डिप्लॉयड समझ गए? पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है? ट्यूजन था। अरे यन मिला था अपन में, क्या हो गया? ट्यूजन हो गया। अब ट्यूजन हो गया और इससे कौन सी मिला? मेल गैमीट। तो पहले ऑलरेडी ट्यूजन था, तो फिर एक और एन जुट गया, ठीक है? तो इसलिए 3n ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, यानी क्या गया है? क्या बनाता है? प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3n क्या चीज? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी को संक्षेप में PEN। क्या बना? ट्रिप्लॉइड, त्रिवृत्त। ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिवृत्त। क्या बना? एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष बना। बात समझ में आया? तो जो भ्रूण पोष होता है वह उसमें न्यूट्रिएंट पदार्थ होता है। वो पौधे को ग्रो करने के लिए जब तक उसमें वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तब तक के लिए उसमें भोजन रहता है। वास्तव में जब हम लोग खाते हैं वो भ्रूण पोष ही खाते हैं। चार धान, गेहूं, मटर, चना, सरसों जो भी है तो सब भ्रूण पोष ही खाते हैं, नहीं खाते हैं। और क्या है? वो 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसमें देखो, जैसे इसमें हम लोग पढ़े कि 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। पहला वाला आया किससे मिला? एग सेल से। दूसरा वाला आया किससे मिला? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, दोनों बार मेल गैमीट मिला है, तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन लिखो इसमें। डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन पाया जाता है। जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं सब एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है।
क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो पहले किसमें होता है, तो एंजियोस्पर्म विशेष कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया 2 बार होती है। पहले बार में क्या होता है, एक मेल गैमीट एक सेल से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन, इसी को वास्तविक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरे बार में दूसरा मेल गैमीट होता है, कैसे मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। स्पेशल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। बात समझ में आ गया। तो केवल ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब इसी को भूलियाने के लिए पूछ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन, पाया जाता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। 4 विकल्प देना है, 4 विकल्प दे देगा। या और कंफ्यूज करना है तो तीनों 2 को दे देगा, एक एंजियोस्पर्म हो जाएगा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा देगा ए एंड बी, तीसरा देगा ए एंड बी, और चौथा करना ना देम कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो -1 नंबर। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से इसको याद करना, डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल कैरेक्टर है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। क्यों इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहे थे, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो एक डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। आगे देखिए जाए, जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म विच provides, PROVIDE, provides nourishment यानी पोषण देता है to the developing embryo, developing embryo। Ovules develop into seeds, develop into fruit। ठीक हो गया। अब देखो क्या लिखा है, ओव्यूल्स किस में बदल गया, सीड यानी बीज में। ओव्यूल्स किस में बदल गया, सीड यानी कि बीज में। अब होता क्या है, एक बात आई फल, क्या हो गया, फल यानी फ्रूट। तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, जो कार्टन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, फूला हुआ भाग, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी में क्या पाया गया था, ओव्यूल पाया गया था। अब ओव्यूल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के रूप में बनते हैं। तो जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तो क्या होता है, पुष्प में परिवर्तन होने लगते हैं। हाई स्कूल को बोर्ड परीक्षा में पूछता है, हाई स्कूल पूछता है कि इनिशिएशन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें, यानी कि चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आया। तो कोई भी फूल देखते होंगे, तो जो फूल में जो वाह दल होते हैं, रंगीन वाला भाग होता है, देखो पुष्प में भाई दल होता है, वाह दल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाएगी, तो ये जो दल है, रंगीन भाग, वो छड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। बात समझ में आया। तो पहले क्या हो गया, दल गिर जाता है, उसके बाद जो पुंकेसर होता है यानी स्टेबल जिसको कहते हैं, वो भी गिर जाता है। स्त्री केसर की बात करो तो उसका भी ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, केवल बच जाता है ओवरी। उसके अंदर यहाँ तक सब खत्म हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य था ही फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, काम खत्म हो गया, तो सारे फूल का सब गिर जाता है, गुलाब का देखे होगे, जैसे केवल खाली से बच जाता है। बात समझ गया। तो क्या हो गया कि दल हो गया, वायदल हो गया, पुंकेसर हो गया, और स्त्री केसर का भी ऊपर वाला भाग निषेचन के पश्चात गिर जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद से
उसके बाद से इसमें तमाम प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। उस हार्मोन्स में परिवर्तन के पश्चात इसमें रासायनिक और घटनाएं घटने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो ओवरी था वह गूदेदार संरचना में बदल जाता है। इसमें गूदेदार संरचना में बदल जाता है और इसी को फल कहते हैं। यानी कि निषेचन के पश्चात जो ओवरी की जो भित्ति होती है जटिल रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, वो गूदेदार संरचना में परिवर्तन हो जाती है और इसी संरचना को पूरे को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। तो जब भी फल होता ओवरी का ही परिवर्तन से बनता है, ठीक है, ओवरी के परिवर्तन से ही बनता है। किसी में गूदेदार वाला होता है, किसी में जूस हो जाता है। जूस वाले फल का नाम जानते हो? कोई ऐसा फल था जिसमें जूस होता हो? हाँ, मौसमी संतरा। सब क्या हो गया, तो उसमें क्या हो गया, जूस लाइक डेवलपमेंट हो जाता है, गूदेदार हो जाता है। तमाम जैसे मालूम क्या हो गया, ये आम वगैरह सब देखते हो, लीची देखते हो, बीच के ऊपर वाला कुछ अलग हो जाता है। तो तमाम प्रकार के होते हैं। तो सब ये ओवरी के परिवर्तन की वजह से हो जाते हैं, फल का निर्माण हो जाता है। आगे तुम लोग पढ़ेंगे फल भी दो प्रकार का होता है, एक ट्रू फल होता है, फॉल्स फ्रूट होता है। बात समझ में आया? तो उसकी हम लोग आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था ओवरी किसमें बदल गया, फ्रूट्स में बदला। कब बदला? फर्टिलाइजर के बाद। कैसे बदला? बताया गया फर्टिलाइजर के बाद जो दल है, वाहदल है, पुंकेसर है, स्त्री केसर का भी ऊपर वाला भाग क्या होता है, हट गिर जाता है, नष्ट हो जाता है और इसमें रासायनिक क्रिया हो जाती है, जिसके बाद जो फल में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ में आए? अब तुम्हारी किताब में इसमें दिया हुआ उसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है, लाइफ साइकिल दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ही बना तुमको, ये देखो यहाँ बनाते, ये मान लो पौधा है ऐसे, ये पत्ती हो गई या फूल हो गया, ऐसे फल गया, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में यहाँ क्या होगा, फ्लावर होता है। क्या हो गया, फ्लावर। फ्लावर बताया गया, मेल और फीमेल से सागर पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे बना दिया जाए, फ्लावर में क्या होगा, एक तो एंथर बतियाओ मत, एंथर हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गया, एंथर क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है और ये स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। इसमें बनते हैं क्या चीज, पॉलन ग्रैंस बने थे। क्या बने थे, पॉलन ग्रैंस बने थे। तो पॉलन ग्रैंस, इसको एक और नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम कहो चाहे जीएम, ठीक है भाई। माइक्रोस्पोर समझ ही रहे हो, मेरे में हमेशा क्या होता, छोटा रहता है, तो ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया में फिर क्या बना, पॉलन ग्रैन बना, पॉलन ग्रैन है, पॉलन ग्रैंस बना। पॉलन ग्रैंस के बाद दिया है ऐसे जर्मिनेशन दे दिया है, ये दिया है जर्मिनेशन, किताब में बनाना, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रैन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रैन ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और जो यहाँ था स्टिग्मा, ओवरी ओवरी होगा और ओवरी में मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एक सेल बना देगा। एवोल्यूशन हम लोग पढ़े थे, उसमें एक सेल होगा और जर्मिनेशन होगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे। यहां हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर दिया हुआ आपकी किताब में जाइगोट बना, जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो यहां जो है लिखा गया इसमें स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, ये है 2 ईयर और ये है इधर गैमेटोफिटिक हुआ इधर, ये ईयर होगा। किताब बनाना, किताब बनाना तो सुंदर दिया किताब में,
मतलब क्या क्या समझने से मतलब है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये एंथर हो गया, यहाँ तक देखो, यहाँ तक। अगर यहाँ तक बात करेंगे तो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जीव में सभी कोशिकाएं क्या होती है, द्विगुणित होती है, ट्यूबलाइट होती हैं। लेकिन जैसे यहाँ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, तो मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, आवृत होते हैं। तो ये एंथर भी क्या है, डिप्लॉइड ही है, लेकिन उसमें क्या हाथ से पहुंचोगे, जो माइक्रो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यह क्या होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो एग सेल होगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, आवृत हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी तो दोनों आपस में मिल गए, यानी क्या हो गया, टू यानी डिप्लॉइड हो जाते हैं। और डिप्लॉइड के बाद यहाँ जो जाइगोट है वो भी डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो वो भी डिप्लॉइड है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से द्विगुणित और आवृत, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बात समझ में आ गया। तो किसी भी उसमें आपको किताब में दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो चित्र बना लेंगे, ये काम हो जाएगा। और उसके बाद सबको लगता है एक और दिन लगेगा ये पाठ खत्म हो जाएगा, एक दिन और लगेगा ये पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। लाइफ साइकिल की चर्चा करना हम लोगों को, किताब होगा तो उसको बना के आना, तो ये चीजें होगी। बात समझ में आ गया।